हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हम आज शुरू करते हैं हमारा जीओसी का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जीओसी की, जो सिग्मा बॉन्ड से रिलेटेड होती है। ओके, अब तक हमने जो किया है रेजोनेंस इफेक्ट, जो हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें मैंने कंप्लीट रेजोनेंस बताया है विद एग्जांपल। तो अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे जो पहले वीडियो है हमारे चैनल के वो ज़रूर देखें। ओके, तो इससे पहले हमने दो इफेक्ट कर लिए थे, इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट। अब हम जो कर रहे हैं कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। अभी जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये होता क्या है? ओके, तो सबसे पहले बात तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये फिनोमिनन है, इसे बॉन्डलेस रेजोनेंस भी कहते हैं। बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। बेकर-नाथन साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डेवलप किया था, इसलिए उनके रिगार्ड में इसे हम बेकर-नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये इनके अनदर मतलब फॉर्म है या नेम है। हाइपर कॉन्जुगेशन को इन नाम से भी हम जानते हैं। ओके, और हाइपर कॉन्जुगेशन तो बोलते हैं हम इनको। तो सेकंड थिंग, ये हाइपर कॉन्जुगेशन होता किन में है? ओके, it is observed in carbocation, free radical, alkenes and alkynes। तो ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो इनमें ऑब्जर्व होता है। ओके, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल और एल्कीन एंड एल्काइंस। ओके, अब ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये ऑपरेट कैसे होगा? ओके, ये किसी मॉलिक्यूल में जनरेट कैसे होगा, ये सबसे ज़रूरी बात है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो एक्चुअल में होता क्या है? इट इज़ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। देखो, जनरली हमने ये अब तक बात की है कि जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं, यानी कि वो अपने प्लेस को छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन्स जो थे उनको तो हमने बहुत ज़्यादा घुमा दिया है भाई। रेजोनेंस में हमने केवल पाई इलेक्ट्रॉनों के पूरे मॉलिक्यूल पे क्या कर रहे थे? रोटेट कर रहे थे, घुमा रहे थे। क्यों? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो नहीं थे भाई। सिग्मा इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं? अपने जो प्लेस होता है वहाँ फिक्स्ड होते हैं, यानी कि डीलोकलाइज नहीं होते। ये क्या होते हैं? लोकलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हो गया कि ये जो सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है? डीलोकलाइज हो रहा है। ओके, अब इसी सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइजेशन से ही क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। known as hyperconjugation। okay, for example, हाँ, एक बात और बता देता हूँ, इसमें नॉर्मली जो होता है CH बॉन्ड इन्वॉल्व रहते हैं। नॉर्मली अपन कह रहे हैं बेसिकली CH सिग्मा बॉन्ड involves
ओके, नॉर्मली हम ये मान के लेते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता, कई हेटेरो एटम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे इस कार्बन और क्लोरीन बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड भी हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर मोस्टली जो केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस जो होते हैं, उनमें हम CH बॉन्ड को ही हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए, अपन कार्बोकेटाइन फर्स्ट एग्जांपल लेके इसे समझ सकते हैं। ओके, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मैंने कार्बोकेटाइन लिया। अब इस कार्बोकेटाइन में पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है, इस कार्बन का ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाया p ऑर्बिटल, अब ये पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये p ऑर्बिटल क्या होता है, वैकेंट होता है। अब इस वैकेंट p ऑर्बिटल में जस्ट इसके देखो पास में CH सिग्मा बॉन्ड है। अब ये जो CH सिग्मा बॉन्ड है, ये किस टाइप से अलाइंड है, ये भी तो ऐसे ही अलाइंड है, EH। अब इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है 2। अब ये जो बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, जिसमें ओवरलैपिंग हो रही है हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल में और कार्बन के sp3 ऑर्बिटल में। अब ये जो ओवरलैप रीजन है, ये जस्ट पैरेलल टू क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल के, यानी ये दोनों ऑर्बिटल क्या है, पैरेलल है। और जब कोई ऑर्बिटल पैरेलल होते हैं तो उसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। तो इनमें भी क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग के ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ओवरलैपिंग के कारण ये इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या करेंगे, इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकते हैं, यहां से यहां ट्रांसफर हो सकते हैं। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन था वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था, सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन था, जो क्या हो रहा है, इधर इस साइड की ओर ट्रांसफर हो रहा है। ओके, तो ये कंप्लीट बॉन्ड यहां चला जाएगा। तो यहां अगर हम रेजोनेंस के थ्रू इसको समझाएं तो देखो कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये हो जाएगी, ये देखो। ओके, अब फर्दर ये आगे बढ़ता रहेगा, फिर ये आगे चलता रहेगा, ओके। तो ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, जैसे एल्कीन का लेते हैं हम सेकंड एग्जांपल, एल्कीन्स। ये हमने एग्जांपल में ले लिया है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे देखो ये पाई बॉन्ड जो है, अब ये भी पाई बॉन्ड ऐसे ही तो है, इस टाइप से है ये पाई बॉन्ड। ओके, और यहाँ का जो कार्बन है, इस कार्बन का भी जो हाइड्रोजन एंड कार्बन जो बॉन्ड है वो इस टाइप से अलाइंड है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है और ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो सकता है। तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है।
ये देखो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो फिनोमिनन है वो कौन सी फिनोमिनन है? जब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पर यूज किया जा सकता है? तो हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। तो इस टाइप से हम इनकी स्टेबिलिटी की बात कर सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट है ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ओके, यानी कि ये जो इफेक्ट है ये रिएजेंट पे डिपेंड नहीं करता, यानी ये एक बार अगर जनरेट हो गया तो ये उसमें कम है परमानेंटली बना हुआ रहेगा, यानी कि ये टेम्परेरी इफेक्ट नहीं होता। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट होता है। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की इन हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी अभी जस्ट पहले हमने जो स्ट्रक्चर बनाई थी हाइपर कॉन्जुगेशन में, तो वो जो स्ट्रक्चर्स होती है उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होगी वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स होगी, और ये जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स है इसकी जो नंबर है वो क्या होती है? अल्फा एच के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितने नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे उतनी ही आपकी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी। अब एग्जांपल के लिए हम कार्बोकैटायन का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें सबसे पहले CH3 लिया। CH3 में कोई अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा एच 0 है। अल्फा 0 होगा तो स्ट्रक्चर इसकी एक बनेगी। एक स्ट्रक्चर क्यों बनेगी? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेटिव जो स्ट्रक्चर्स होती है इनमें क्या होता है, एक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल की खुद की स्ट्रक्चर हो जाएगी। ओके, तो CH3 का जो खुद का स्ट्रक्चर होगा एक तो वो हो जाएगा, बाकी जो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे उनकी नंबर के इक्वल होगी। तो CH3 पे 0 क्या है? अल्फा एच है। तो अल्फा से रिलेटेड तो हम कोई यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर इसकी खुद की है, इटसेल्फ जो स्ट्रक्चर होती है वो होगी। ओके, सेकंड एग्जांपल में देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन लिया मैंने, अल्फा कार्बन 1 है, 3H है 3, और एक इसकी खुद की होगी 4। ओके, फिर मैंने 2 डिग्री कार्बोकैटायन लिया है। 2 डिग्री कार्बोकैटायन में देखिए 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी कि H अल्फा H कितने हैं? 6 अल्फा H है, तो कितना हो जाएगा? 7। ये सारे अल्फा कार्बन है, यानी कि एडजेसेंट टू पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव कार्बन के पास वाला कार्बन जो होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन होता है। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन कितने हैं? 3 अल्फा कार्बन है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे? 9, यानी कि टोटल 10। अब ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन है ये क्या करती है कि नंबर ऑफ अल्फा एच पे डिपेंड करती है। जितनी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ओके, तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। एक तो मैंने 3 डिग्री कार्बोकैटायन लिया है,
जिसमें 3 मिथाइल ग्रुप दिख रहे हैं आपको, ये 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। एक एग्जाम्पल में हम ये ले लेते हैं, यदि मैं हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देता हूँ, हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। ओके, तो अब इसमें देखो, इसमें अल्फा एच कितने हैं, काउंट कर लो, 9 अल्फा एच है, 10 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी। इनमें अल्फा एच है क्या, इनमें अल्फा एच नहीं है। ठीक है, अब जब इनमें अल्फा एच नहीं होंगे तो यहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी। हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं बनेगी तो दोनों में ये तो क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्टेबल होगा, जबकि ये जो इफेक्ट है इसमें यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ड्यूटेरियम का आई इफेक्ट जो होता है, ध्यान रखना दोस्तों, आई इफेक्ट जो होता है ड्यूटेरियम का वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन के। कौन सा, प्लस आई इफेक्ट, यानी कि इस केस में प्लस आई इफेक्ट मोर है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है, जबकि इस मॉलिक्यूल में, इस कार्बोकेटाइन में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, यानी कि दोनों 3 डिग्री है, दोनों 3 डिग्री में ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये होगा। ओके, तो यहाँ पर एक रूल हम बनाते हैं जिससे हम रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकें। ओके, जितने भी हमने इफेक्ट पढ़े हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, अभी जो पढ़ रहे हैं हम, ओके, रेजोनेंस इफेक्ट, तो यहाँ पे एक रूल आपको ध्यान में रखना है रिलेटिव स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने का। रिलेटिव स्टेबिलिटी, इसे फाइंड आउट करने का जो रूल है, ए ई आर एच एंड आई, ए ई आर एच एंड आई। ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब होता है एरोमेटिक। ओके, ई का क्या मतलब होता है, ई का मतलब होगा इक्वल आर एस, जिनमें इक्वल आर एस बनती है। इक्वल आर एस का मतलब क्या होता है, देखो इक्वल आर एस का मतलब ये है, एक हम आर एस बनाते हैं, एसिटेट आयन है, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, आर सी ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ। अब स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। ओके, दोनों स्ट्रक्चर में जो चार्ज है, चार्ज डिस्पर्स है, वो बराबर है। यानी कि इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो इस रेजोनेंस हाइब्रिड में आप ये देखोगे कि एक चार्ज 2 ऑक्सीजन के बीच में डिवाइड हो रहा है, यानी कि -½ तो यहाँ आ जाएगा और -½ यहाँ आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 1। तो अब यहाँ जो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, देखो इक्वल चार्जेस डिस्पर्स हो रहा है, यानी कि समान चार्ज मॉलिक्यूल पे जा रहा है। तो जब किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इक्वल चार्जेस डिस्पर्स होते हैं तो वो होती है इक्वल आर एस। ओके, तो ई का मतलब होता है इक्वल आर एस, आर का मतलब होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस, और H का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और I का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इस ऑर्डर में ये रहेगा, सबसे स्टेबल जो होगा वो एरोमेटिक होगा। ध्यान रखना, सबसे स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन है, हमने बहुत सारे कार्बोकेटाइन लिए, सब में अलग अलग इफेक्ट लग रहा है, किसी में आई लग रहा है, किसी में एच लग रहा है, किसी में आर लग रहा है, किसी में ई, किसी में ए, तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो आपका एरोमेटिक वाला ही होगा। तो ये आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो आपको ध्यान में रखनी है।
तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की बात कर ली है और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है भाई, इन्वॉल्व होता है। अब देखो फ्री रेडिकल में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे आएगा। ये हमने फ्री रेडिकल ले लिया। फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है? हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। यानी कि इस स्ट्रक्चर में एक पी ऑर्बिटल बनाया हुआ है, उसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसे हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल है, इसके जस्ट एडजेसेंट वाला देखो, ये बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वही सेम जैसे हमने कार्बोकेटाइन में किया था, कैन बी ट्रांसफर। ओके, ये हम ट्रांसफर कर सकते हैं टूवर्ड्स द हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। यानी ये जो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं। जब ये इसके साथ ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन जो फिनोमिनन है वो शुरू हो जाएगा। ये देखिए, तो और यहाँ पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखना है, फ्री रेडिकल के केसेस में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ इलेक्ट्रॉन तो इस साइड में रहेगा और हाफ इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ओके, अब ये हाफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड बना लेंगे। ओके, और यहाँ इस हाइड्रोजन के पास क्या रह जाएगा? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे से चलेंगे। तो फ्री रेडिकल जब होते हैं तो उसके केसेस में इस टाइप के एरो को हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ हेडेड एरो या फिश हुक एरो इसको हम बोलते हैं। ये देखिए स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4। अब इन 4 स्ट्रक्चर्स में वो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बताओ जिनमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व है। अगर आपसे पूछे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व्ड CH बॉन्ड, जिनमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ CH बॉन्ड इन्वॉल्व की जो स्ट्रक्चर्स है वो तो 3 ही है। देखो ये तो इसकी इटसेल्फ हो गई, इसमें CH बॉन्ड क्या हो रहा है? इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तो इन्वॉल्व हो गया ना CH बॉन्ड। देखो ये CH बॉन्ड था, वो यहाँ चला गया तो यहाँ इन्वॉल्व हो गया। तो 1 2 3, यानी कि यहाँ कितनी इन्वॉल्व हो रही है CH बॉन्ड? कितना हो रहा है भाई? 3 हो रहा है। यानी स्ट्रक्चर कितनी बनेगी? 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेगी जिसमें CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, जबकि एक स्ट्रक्चर इसका इटसेल्फ हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये था फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू किस प्रकार फ्री रेडिकल्स के केसेस में हाइपर कॉन्जुगेशन ऑपरेट होता है। ओके, स्टेबिलिटी सेम वैसे ही होती है जैसे हमने उस कार्बोकेटाइन में किया था। जैसे जैसे नंबर ऑफ अल्फा H बढ़ते हैं वैसे वैसे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बढ़ेगी, और हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ेगी तो इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब अपन एल्कीन की बात करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? एल्कीन। तो वैसे मैंने बता दिया था आपको एल्कीन सबसे पहले एग्जाम्पल में, एल्कीन में कैसे शिफ्टिंग होगी। तो इस स्टेबिलिटी ऑर्डर बना लेते हैं हम एक। ये तो है एथीन, ये हो गया प्रोपीन,
ब्यूटीन इन पांचों कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सी होगी? तो यहाँ देखो कोई अल्फाज नहीं है, ठीक है, तो सबसे कम स्टेबल ये होगा। यहाँ देखो अल्फाज कितने हो गए? 3 अल्फाज हो गए। यहाँ देखो अल्फाज कितने? 2 मेथिल ग्रुप है, 6 अल्फाज हो गए। यहाँ कितने अल्फाज है? देखो 9। यहाँ देखिए 12। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? ये इसका ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा। ओके, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बढ़ती है, नंबर ऑफ अल्फाज बढ़ते हैं, स्टेबिलिटी भी क्या होती है? बढ़ती है। तो ये था एल्कीन के केसेस में। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है इस फिनोमिनन को सीखा है, और इस हाइपर कॉन्जुगेशन को यूज करते हुए हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जिसमें रेडिकल्स, कार्बोकेटाइंस और एल्किन्स और एल्काइंस, इनकी स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर सकते हैं। एल्काइंस में भी होता है। चलो हम एक बार एग्जांपल एल्काइंस का भी देख लेते हैं इसमें। फोर्थ एग्जांपल है एल्काइंस। तो इन केस ऑफ एल्काइंस देयर इज ऑल्सो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ओके, तो यहाँ देखो ये पी ऑर्बिट, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड कैसे बना दोस्तों? देखो इसी से तो बना है। 2 पाई बॉन्ड है इसमें। एक पाई बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा? जस्ट एक्स एक्सिस के क्या होगा? लॉन्गिट्यूडिनल होगा। और ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, अब ये इसमें क्या हो सकता है? शिफ्ट हो सकता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड का, ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो सकता है। तो यहाँ जो कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन रही है, देखो CH, ये पॉजिटिव, डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ नेगेटिव। ओके, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया? इस पर्टिकुलर कार्बन के पी ऑर्बिटल में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। ओके, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड था वो चला गया, तो यहाँ 2 बॉन्ड बच गए। तो इस प्रकार जो हम एल्काइंस के अंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो इस टाइप से ऑपरेट होता है। ओके, तो ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ अल्फाज पे। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फाज होंगे उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ जो हाइपर कॉन्जुगेशन की हम बात करते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो अल्फा एच पे ही डिपेंडेंट होता है। जहाँ अल्फाज ज़्यादा होंगे वहाँ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेगी, और जो हाइपर कॉन्जुगेशन फिनोमिनन है वो वहाँ होगा। तो दोस्तों